डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अलैंगिक जनन कंप्लीट कर लिया था। अब जो दूसरा उसका प्रकार है वो हम देखते हैं जनन का, कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन भी कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या है ये कि कुछ निम्न एवं उच्च श्रेणी, कुछ छोटे पौधे और बड़े पौधे में मात्र पौधे के किसी भी कायिक भाग से नया पौधा बनता है तथा इसके सभी लक्षण व गुण मात्र पौधे के समान ही होते हैं। कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन के नाम से भी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये अलैंगिक जनन का ही एक रूपांतरण माना जाता है। जनक पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का पुनर्जनन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है तथा नए पौधों में उगने की क्षमता वाले इन कायिक अंगों को कायिक प्रवर्ध कहते हैं। अब कायिक जनन के प्रकार क्या हैं? तो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यह क्रिया निम्न पादपों में सामान्यतः मिलती है, परंतु उच्च पादपों में यह केवल 2 प्रकार से होती है। निम्न श्रेणी के पौधे हैं उनमें तो ये अक्सर मिल जाती है कायिक जनन अक्सर होता रहता है। लेकिन जो उच्च श्रेणी, जो हमारे हायर प्लांट्स हैं, उनमें ये 2 प्रकार से होता है। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा है कृत्रिक कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा हो, नेचुरली हो, तो इसमें क्या है कि बहुत से द्विवर्षीय या बहुवर्षीय पादपों का कोई अंग, जो पौधे 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं वो द्विवर्षीय पौधे, और जो 2 से अधिक वर्षों में जीवन चक्र पूरा करते हैं वो बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। तो द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय पादपों का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग प्राकृतिक रूप से मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाता है। ये क्रिया अनुकूल परिस्थिति में ही होती है। पौधे का कायिक भाग जैसे जड़, तना व पत्ती अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विधियाँ, प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा होता है उसकी विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है तनों द्वारा कायिक जनन। तो तने द्वारा कैसे कायिक जनन होता है? इसमें भी अनेक प्रकार होते हैं। पहला होता है भूमिगत तना। देखिए, भूमिगत का मतलब, ऐसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो मिट्टी के नीचे भाग पौधे का होता है उसे जड़ कहते हैं, और जो भाग मिट्टी के ऊपर पाया जाता है उस पूरे भाग को, मिट्टी के ऊपर वाले पूरे भाग को तना कहते हैं। कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि जो पत्तियां जिस पर जितने भाग पर उगी हुई हैं वही तना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिट्टी के ऊपर का पूरा भाग पौधे का तना यानी कि स्टेम कहलाता है। अब यहाँ बात आती है कि भूमिगत तना। तो भूमिगत का मतलब होता है पौधे का वह पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, वह भूमिगत तना बोला जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम। तो इसमें क्या होता है, तने का कुछ भाग भूमिगत यानी मिट्टी में नीचे नीचे वृद्धि करता है और भोजन संग्रह माने इकट्ठा करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इस पर उपस्थित कक्षस्थ कलिकाओं से नई शाखाएं मृदा से बाहर आकर नया पौधा बना लेती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भूमिगत तने में देखते हैं आलू। जो हम आलू खाते हैं, जो आलू है खाते हैं, ये जड़ नहीं है, ये एक तना है, उस पौधे का फल है जो भूमि के नीचे पाया जाता है, इसीलिए इसको भूमिगत तना कहते हैं। अब देखिए, दूसरा है अदरक। अदरक जो हम खाते हैं तो ये भी एक भूमिगत तना है, भूमि के नीचे पाया जाता है। दूसरा है अरबी घुइया जिसे कहते हैं, ये घनकंद कैसे बोलते हैं, ये भी भूमिगत तना है। और सल्ककंद ये बल्ब के रूप में पाया जाता है, तो ये भी भूमिगत तने ही हैं। ये हम जो खाते हैं ये सब भूमिगत तने हैं। तो भूमिगत तना में ये कंद हो गया पहला। आइए देखते हैं कंद क्या। कंद का उदाहरण है आलू। आलू पर पाई जाने वाली आँख, जिसे लोग आँख कहते हैं, ये आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ भी ये किल्ला निकलता है उसको आम भाषा में लोग आँख कहते हैं, और यहाँ से इसे काट के इसको गड़ा देते हैं तो यहीं से नया पौधा निकलने लगता है। और इसका कहीं बीज यूज नहीं होता है, कहीं भी ये फल है, इसी को काट के गड़ा दिया जाता है। तो आलू पर पाई जाने वाली आँख में कक्षस्थ कलिका सल्क प्रपत्रों से
ढकी रहती है। प्रत्येक कलिका अनुकूल समय में ही अंकुरित होकर नया पौधा बनाती है। आलू की ये आँखें पर्वसंधी होती हैं। पर्वसंधी, जहाँ पे जॉइंट होता है उनको पर्वसंधी कहते हैं। गन्ने में देखा होगा, जो गन्ने में गांठ होती है वो पर्वसंधी बोली जाती है। फिर दूसरा आता है प्रकंद। ये प्रकंद अभी आपने देखा यहाँ पर, ये अदरक को प्रकंद। तो ये भूमिगत तना मृदा के भीतर समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। पर्व व पर्वसंधियाँ मिलती हैं इसमें। तो पर्वसंधियाँ, ये यहाँ से इतना भाग अलग हो जाएगा, ये पर्व है, ये इतना भाग अलग हो जाएगा, पर्व है। अब यहाँ पर जो ये ज्वाइंट है इसी को पर्वसंधि कहते हैं। तो पर्वसंधियाँ सल्क प्रपत्रों से ढकी रहती हैं जिनमें कक्षस्थ कलिकाएँ मिलती हैं। इन कक्षस्थ कलिकाओं से नए पौधे निकलते हैं, जैसे अदरक व हल्दी। दूसरा आता है घनकंद। तो घनकंद ये भी भूमिगत तना मृदा में ऊर्ध्व वृद्धि करता है। इनमें पर्वसंधियों पर सल्क पत्रों से कलिकाएँ ढकी रहती हैं जिनसे नया पौधा बनता है, जैसे अरबी है, जिमीकंद है, बंडा तथा केसर आदि में ऐसा होता है। अब बात आती है शल्ककंद की। तो बल्ब के आकार का ये जो है, इनमें शल्ककंद द्वारा कायिक जनन होता है। इनमें तना छोटा होता है तथा तने के चारों ओर रसीले गूदेदार शल्क पत्र मिलते हैं। शल्क पत्रों में पानी के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं जो नए पादपों को जन्म देती हैं, जैसे प्याज में एक परत बाई परत ये पाया जाता है। तो वो क्या होते हैं, इसके स्केल्स ही हैं, शल्क हैं। लहसुन है, लिली है, ट्यूलिप है, रजनीगंधा है आदि। ये प्राकृतिक विधियों द्वारा इनमें जनन होता है। अब ये तो बात हो गई थी भूमिगत तनों की, जो भूमि के नीचे तने वृद्धि करते हैं। अब बात आती है कि अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय वह तना जो आधा हवा में पाया जाता है, तो वो होता है अर्धवायवीय तना। तो तना भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें तथा प्ररोह शाखाएं निकलती हैं। पर्वसंधि का कुछ भाग कभी कभी मृदा में रहता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है ऊपरी भूविस्तारी। ये ऊपरी विस्तारी तथा दुर्बल तथा सर्पी होता है और ये क्षैतिज रूप में मृदा की सतह से क्षैतिज रूप में वृद्धि करते हैं और नया पौधा बना लेते हैं। प्रत्येक पर्वसंधि जड़ें फूटती हैं तथा शाखा वायु में वृद्धि करता है। पर्वसंधि से निकलती प्रत्येक शाखा एक नया पौधा बना लेती है, जैसे दूब घास, खट्टी बूटी, सेंटेला आदि। तो ये ऊपरी भूविस्तारी ये हैं, भूमि से थोड़ा ऊपर रहते हैं। ये भूविस्तारिका है। ये सिर के समान ही संरचना है, परंतु जलोद्भिद होने से पर्वसंधियाँ जल निमग्न रहती हैं, जल से भरी रहती हैं। प्रत्येक पर्वसंधि से पत्तियों का समूह निकलता है जिसमें नीचे जड़ों का गुच्छा होता है, जो मात्र पादप से अलग होकर नया पादप बनाता है, जैसे जलकुंभी आपने देखी होगी पानी में। अब यहाँ से आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ए नंबर, एक खट्टी बूटी, ये ऊपर भूविस्तारी, ये भूमि से ऊपर रहती है। बी जल, ये जो नेम्फिया जलकुंभी, तो ये पानी भूविस्तारिका है। ये अंतः भूविस्तारिका है, अंदर से ही निकलती हैं, और ये भूविस्तारिका भूमि के ऊपर रहती हैं। तो ये तो अभी हमने पढ़ा तनों द्वारा कायिक जनन। अब पढ़ते हैं हम जड़ों द्वारा कायिक जनन। तो कुछ पौधे में मूल यानी कि जड़ को मूल भी कहते हैं, कायिक वर्धन के लिए रूपांतरित होती हैं, जैसे शकरकंद, शतावर, डहेलिया, यम आदि में अपस्थानिक कलिकाएँ आदि निकलती हैं जो नया पौधा बना लेती हैं। कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ों आदि से भी प्ररोह निकलते हैं, जो जिनकी नए पौधे के रूप में वृद्धि हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जड़ों द्वारा कायिक जनन। ये शीशम है,
शीशम में इस प्रकार होता है, शकरकंद में इस प्रकार होता है, डहेलिया की जड़ों में इस प्रकार होता है। अब कुछ पौधों जैसे शकरकंद, शतावर, टेपियोका, डहेलिया की कंदिल जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों के आने पर ये कलिकाएं प्ररोह में बदल जाती हैं। पर्णिल प्रकोप, पर्णिल माने पत्तियों की प्ररोह में बदल जाती हैं और नए पौधे को जन्म देती हैं। तीसरा है पत्ती द्वारा कायिक जनन। देखिए पत्तियों द्वारा भी कायिक जनन हो जाता है। तो पत्तियों द्वारा कायिक जनन कुछ पौधों में ब्रायोफिल्म तथा केलेंचो में पत्ती के किनारों पर अपस्थानिक पत्र कलिकाएं बनती हैं, जिनसे छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। तो इन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्तियों द्वारा कायिक जनन। ये ब्रायोफिल्स में पत्तियां हैं, इनकी यहीं से ये नई पत्ती निकल आती हैं, इनसे नया पौधा तैयार हो जाता है। केलेंचो में ये और बिगोनिया में इस प्रकार आप देख सकते हैं ये कलियां यहाँ पर जो है निकल रही हैं, तो इनसे नया पौधा बन जाएगा। तो पहला था हमारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब दूसरा है कृत्रिम। वो तो प्रकृति द्वारा तरीकों से होता है और ये है कृत्रिम। तो कृत्रिम का मतलब होता है जिसे मनुष्य अपने हाथों से तैयार करे, वो है कृत्रिम। तो मनुष्य अपने लाभ के लिए भी अनेक अनेक विधियों का इस्तेमाल कर लेता है। इन्हें कायिक जनन की कृत्रिम कायिक जनन विधियाँ कहते हैं। कुछ प्राकृतिक कायिक जनन विधियों जैसे आलू के कंद, अदरक के प्रकंद, अरबी के घनकंद, प्याज के शकलकंद का उपयोग कृषि उत्पादन में व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। तो इसके लिए कृत्रिम विधियां क्या क्या हमारे द्वारा तैयार की गई हैं। पहला है रोपण, कलिका रोपण अथवा कली लगाना, कलम लगाना, दाब लगाना, वायुदाब, घूंटी बांधना, शाखा बंधन या अंतस्पापन। तो आप यहाँ देखिए पहला है रोपण। तो रोपण में क्या होता है, इस विधि द्वारा एक ही जाति के निम्न किस्म के पौधे को उत्तम किस्म के पौधे में हम परिवर्तित कर देते हैं। यदि किसी पौधे की प्रजाति अच्छी नहीं है तो हम उसे उन्नत प्रजाति के पौधे में बदल देते हैं। इस विधि में क्या काम करते हैं, दो अलग अलग पौधों की शाखाओं को परस्पर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक पौधे के रूप में विकसित हो सकें। इनमें घटिया किस्म वाला पौधा मृदा में लगा होता है, उसे स्कंद कहते हैं, था दूसरा अच्छी किस्म वाला जिसकी शाखा को स्कंद से जोड़ा जाता है, कलम या श्यान कहते हैं। लगभग 4 से 5 सप्ताह के बाद श्यान की टहनी को जोड़ वाले भाग से काटकर अलग कर दिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त होने वाले पौधे की जड़ें स्कंद होती हैं तथा प्ररोह तंत्र, पुष्प, फल आदि कलम के होते हैं। अब देखिए यहाँ से रोपण की विधियाँ हैं। कलम लगाना इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। दूसरा है कलिका रोपण, कली लगाना। ये रोपण की एक रूपांतरण की विधियाँ हैं। इसमें विधि में घटिया किस्म के पौधे की तने की छाल में एक गहरा तिरछा काट लगा देते हैं और उसमें अच्छी किस्म की कलिका को सावधानीपूर्वक रोपित कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये कलिका को यहाँ से बांध देते हैं, इसमें से वृद्धि हो जाएगी, इतना भाग ये पौधे का ये मिट्टी के अंदर रहेगा। तीसरा है कलम लगाना। इस क्रिया में पुराने स्वस्थ पौधे के तने या शाखा के 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काटकर आधे जमीन में उन्हें गड़ा देते हैं। प्रत्येक टुकड़े में कक्षस्थ कलिका अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि कली जो है वो होनी चाहिए। कुछ समय बाद इन टुकड़ों से पार्श्व यानी नीचे की तरफ जड़ी निकलती हैं और कक्षस्थ कलिका से शाखाएँ निकलती हैं और प्रत्येक टुकड़े से एक नया पौधा बनता है। इन शाखाओं के इन कलिका युक्त टुकड़ों को कलम कहते हैं। टहनी के निचले भाग में एब्सिसिक अम्ल या अन्य हार्मोन के उपयोग में जड़ें शीघ्र निकलती हैं, यानी ये कोई हार्मोन अगर उसमें घोल के डाल दें तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जड़ें अतिशीघ्र निकलती हैं इन हार्मोनों से। तो गन्ना है, अंगूर है, नींबू, अनार है, गुलाब, गहेलिया, बोनबेलिया आदि इनमें इसका वर्णन किया जाता है। दाब लगाना। तो दाब में मात्र पौधे से जुड़ी हुई शाखाओं में जड़ें विकसित करने की विधि को दाब लगाना कहते हैं। इस विधि में पौधे को शाखाओं को झुकाकर नम मृदा में दबा देते हैं। इस दबे हुए भाग से पर्वसंधियों या जड़ें निकलती हैं। शाखा
को काटने पर नया पौधा बनता है। दाव लगाना, ये सामान्यतः फलदार वृक्षों व सजावटी पादपों के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। इनकी निचली शाखाएं जब भूमि को छूती हैं तो वहाँ पर चाकू या छाल से इन चाकू से हटा देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से ये लगी हुई है। यहाँ से अब ये यहाँ से जड़ ये यहाँ से जो है काट देंगे, ये इतना अलग हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे इतना अलग, यहाँ से काट देंगे इतना, ये अलग, इससे नया पौधा बनेगा। ये यहाँ से ये देख रहे होंगे। अब यहाँ से अगर इसे यहाँ से काट दिया जाए तो यहाँ से नया पौधा निकलेगा, यहाँ से काट दिया नया पौधा निकलेगा। तो ये दाव लगाना होता है, ये दाव देते हैं। अगला है गुंटी बांधना, वायु दाब। तो देख ले सकते हैं वायु दाब ये इस तरीके से लगा दिया जाता है। ये तो पौधों को बांध देते हैं, यहाँ से ये एक ही पौधा निकलेगा इस तरीक़ा से। अब वो कायिक जनन के जो है वो महत्व क्या क्या हैं, तो ये प्रवर्धन की सस्ती और आसान विधि है जनन की। दूसरा है पौधों की संख्या में वृद्धि तेज़ी से की जा सकती है। बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व होने में तथा फल लगने में कई वर्ष लगते हैं। जब कायिक प्रवर्धन की विधि से एक ही वर्ष में फल आने लगते हैं। केला, अनानास, गुलाब, अंगूर आदि पौधों में बीज नहीं बनते हैं, अतः इनमें कायिक जनन ही एकमात्र विधि है। ये सभी आनुवंशिक रूप से समान होते हैं और इस कायिक भाग से बहुत से नए पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनको क्लोन कहते हैं। अगला, ये पौधे पैतृक गुणों से युक्त तथा आकार में छोटे होते हैं। अगला है एक ही पौधे पर अनेक जातियों की वृद्धि की जा सकती है। अगला है गुणवत्ता में बेहतर पौधे इच्छानुसार प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला है पुराने पौधों के समाप्त होने से पहले नए पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगला है बीजों के अंकुरण से फलों के पकने तक के समय तक पौधों की देखभाल हमें नहीं करनी पड़ती है। अब हानियाँ देख लेते हैं क्या है। तो हानियाँ में ये है कि कायिक जनन के द्वारा नए पौधे दूर दूर तक फैल नहीं पाते था, मात्र पौधे के समीप ही इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हें भोजन, जल, वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं और उनकी वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती। दूसरा है इस प्रकार इस जनन से किसी भी भिन्नता की संभावना नहीं रहती है। फलस्वरूप वंश का सुधार नहीं किया जा सकता है, जो कि लैंगिक प्रजनन में संभव है, इसमें संभव नहीं है। इस विधि द्वारा पौधों की नई जातियाँ उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में कुछ समय पश्चात इनमें ह्रास कमी होने लगती है। ऐसा लैंगिक उद्दीपनों के अभाव के कारण होता है। तो अगला हम लैंगिक जनन अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।